नमस्कार दोस्तों। आज तितली कहानी के दूसरे खंड के चौथे और पांचवें अध्याय के साथ मैं उपस्थित हुई हूँ। तो चौथे अध्याय में सीन शुरू होता है कि शेरकोट के कोठरी के बाहर रामनाथ बैठे हैं और राजकुमारी से पूछते हैं, मधुबन की बहन से पूछते हैं कि तुमने मधुबन और तितली के ब्याह के बारे में क्या सोचा, तुमने उसके बारे में क्या विचार किया। तो राजकुमारी उनको जवाब देती है कि बाबा जी, हम लोग इस समय ब्याह करने के लिए पैसे कहाँ से लाएं। तो रामनाथ उनको बोलते हैं कि बेटी, ब्याह रुपयों से नहीं होगा, पैसे से नहीं होगा, ब्याह होगा तितली का मधुबन से। और तुम इसे स्वीकार कर लो और जो कुछ होगा उसे मैं देख लूँगा। और मैं अब बूढ़ा हो चला हूँ और तितली को जब तक किसी ऐसे स्नेह की छाया में न दे दूँ, मैं सुख से मर भी ना पाऊँगा। अच्छा, पर एक बात और आपने समझ ली है बाबा जी? राजकुमारी उनसे पूछती है कि क्या मधुबन तितली के साथ गृहस्थी बसाने को तैयार है, सुख दुख भोगने के लिए तैयार है? वह अपनी सुध-बुध तो रखता नहीं और उसके गले में एक बछिया बांधकर क्या ही ठीक करेंगे हम लोग। तो रामनाथ बताते हैं उसको कि देख बेटी, आपके पास जो थोड़ी बहुत ज़मीन है और तितली के पास 10 बीघे ज़मीन है, तो इन सबों को मिलाकर, और मधुबन थोड़ा सा पढ़ा लिखा भी है, तो लग लपट कर वह अपना घर चला लेगा। फिर भी राजकुमारी संतुष्ट नहीं होती और राजकुमारी रामनाथ से कहती है कि मधुबन से भी आप पूछ लीजिए, वो मेरी बात सुनता नहीं है। और जब भी मैं उससे कहती हूँ कि अपना घर देख ले, अपनी गृहस्थी संभाल, तो वो हंस देता है। उसे इस बात की कोई चिंता नहीं है और जैसे तैसे हम लोग अपना पेट भर लेते हैं और किसी पढ़ाई लड़की को अपने घर में ले आकर उसके साथ क्या व्यवहार हम कर पाएंगे। रामनाथ उसको समझाते हैं कि तुम भूल रही हो बेटी, तितली पढ़ाई लड़की नहीं है और अगर मैं उसको पढ़ाई समझता और तुम लोगों को मैं अपना ना समझकर पढ़ाया समझता तो मैं इस रिश्ते की बात ही नहीं करता। और तितली को तुमने अभी बहुत दिनों से देखा नहीं है, इसलिए तितली को तुम देखो, तुम्हें उस पर दया नहीं आएगी, तुम्हें उस पर प्यार आएगा। तुमने उसे देखा तो नहीं है बहुत दिनों से। तो राजकुमारी बोलती, नहीं, अब तो वो इधर आती भी नहीं। तो रामनाथ उसको बताते हैं कि आज मेम साहब के साथ वो नहाने गई है। मेम साहब को तुम पहचानती तो हो, वही शैला मेम साहब जो जमींदार इंद्रदेव के साथ विलायत से आई हैं। बड़ी अच्छी सुशील लड़की हैं और मेरे यहाँ भी वो भी संस्कृत पढ़ने आती हैं। तुम चलकर उन दोनों से बात कर लो और देख भी लो। राजकुमारी बोलती है, ठीक है, मैं आ भी आती हूँ। और रामनाथ भी चलते हैं। रामनाथ उसको बताते हैं कि मधुबन भी तितली और शैला के साथ नहीं है, तो मैं एक मल्लाह को वहाँ पर सहेज के तो आया हूँ, लेकिन फिर भी देर हो रही है तो मैं चलता हूँ। रामदीन की नानी के साथ भी राजकुमारी भी गंगा की ओर चलती है। अभी वह शेरकोट से बाहर निकलकर पथ पर आई ही थी कि सामने से चौबे जी दिखाई पड़ते हैं। राजकुमारी अचानक से उसको सामने पाकर घूंघट करके निकल जाना चाहती है, लेकिन चौबे सामने आ जाता है और उसको टोकता है, भाभी हैं क्या? अरे मैं तो पहचान ही नहीं सका। तो राजकुमारी उसको बोलती है कि दुख में सब लोग पहचान ले ऐसा तो होता नहीं। चौबे जी घबरा जाते हैं और बोलते हैं, नहीं, अरे नहीं नहीं, मैं भूल जाऊंगा, ऐसा नहीं हो सकता, मैं तो नौकरी करता हूँ, उसमें व्यस्त रहता हूँ और बहुत दिनों से सोच रहा था कि शेरकोट जाऊँ, आपसे मिलूँ, पर समय ही नहीं हो रहा था और आज मैंने निश्चय कर लिया है कि मैं आपसे मिल के ही जाऊँगा। और चौबे जी मुस्कुराने लगते हैं। लेकिन राजकुमारी नहाने जा रही थी, सो उसने बताया कि मैं तो नहाने जा रही हूँ। तो चौबे जी बोलते हैं, ठीक है, मैं कुछ देर बाद आ जाऊँगा। और राजकुमारी गंगा की तरफ चलती है, पर चौबे जी को देखने के बाद जैसे गंगा की ओर उसके कदम बढ़ते ही न थे, वो बहुत धीरे से चलने लगती है और पुराने विचारों में वो निमग्न होने लगती है और सोचने लगती है कि कितने बरस पहले की बात है जब मैं ससुराल में थी और विधवा होने पर बहुत सारा दुख, मान अपमान सहकर भी वहाँ पर मुझे समय बिताना पड़ता था।
और मैं ससुराल की गृहस्थी में बोझ हो उठी थी। चचेरी सास की व्यंग से नित्य ही घड़ी दो घड़ी कोने में मुंह छुपाकर मुझे रोना पड़ता था। और उस समय में मेरे ससुराल के जो पुरोहित थे चौबे जी, वो आते थे और उस कष्ट और निराशा के समय में भी वो एक हंसी की रेखा खींच जाते थे। और घर में बुरा भी नहीं माना जाता था, क्योंकि वो परिवार के पुरोहित थे, तो उनका आना जाना लगा रहता था और गांव के हिसाब से वो उसके देवर लगते थे, तो बातचीत दोनों में होती थी। लेकिन एक दिन अचानक से नियमित गालियों में जब चौबे का नाम भी लपेटकर उसे गाली दी गई, तो जैसे उसका मन जैसे वास्तविकता खोजने लगा और वह जैसे अपमान की ठोकर से अभिभूत होकर उसी ओर पूर्ण वेग से दौड़ने के लिए प्रस्तुत हुई, बदला लेने के लिए और अपनी असहाय अवस्था का अवलंबन खोजने के लिए वो व्यग्र हो उठी थी। किंतु वह पागलपन क्षणिक ही रहा, क्योंकि अचानक से उसे मधुबन की गृहस्थी संभालने के लिए शेरकोट आना पड़ा। वह जो भयानक आंधी थी वो क्षितिज में ही दिखलाई देकर रुक गई। चौबी नौकरी करने लगा और राजकुमारी शेरकोट में झाड़ू और दिए की व्यवस्था करने में संभवतः सब कुछ भूल गई। लेकिन अचानक से आज चौबे जी के सामने आने से जो विस्मृत चित्र था वो उसके स्मृति पे आ गया। राजकुमारी का मन अस्थिर हो गया। वह गंगा जी के नहाने के घाट तक बड़ी देर से पहुंची, बहुत धीरे धीरे पहुंची, और वहाँ पर शैला और तितली नहाकर ऊपर खड़ी थी और बाबा रामनाथ जो थे वो संध्या कर रहे थे। राजकुमारी को देखते ही तितली ने नमस्कार किया और शैला से उनका परिचय करवाया कि आप ही हैं जिनकी बात बाबा जी कर रहे थे। शैला ने कहा, अच्छा आप ही मधुबन की बहन हैं? राजकुमारी ने कहा, जी मैं मधुबन के साथ पढ़ती हूँ, तो इस हिसाब से आप भी मेरी बहन हुई, ऐसा शैला उनको बोलती है। राजकुमारी बड़ी आश्चर्यचकित हैं और राजकुमारी मैम को बोलती हैं कि आप मुझे अपनी बहन होने योग्य मानती हैं, ये आपका बड़ाई है। शैला उन्हें ईज करती है, मतलब उनको बड़ी सहजता से जवाब देती, क्यों नहीं बहन, तुम ऐसा क्यों सोचती हो, आओ हम दोनों बैठें और ऐसा अच्छा होगा कि आज तुम भी स्नान कर लो, फिर हम तीनों साथ ही चलेंगे। राजकुमारी इनकार करती है, बोलती नहीं आपको विलंब हो जाएगा, और कहती हुई एक पत्थर की तरफ बढ़ती है। शैला और तितली भी उसी पर जाके उसके साथ बैठ जाती हैं। राजकुमारी का हृदय स्निग्ध हो रहा था और तितली को देखकर वो जैसे मन ही मन उसको मधुबन के लिए तोल रही थी कि कितनी अच्छी थी ये, पहले मधुबन के साथ खेलने आया करती थी और अब ये बड़ी हो रही है। इसकी उनिंदी सी आंखें जैसे सदैव कोई गंभीर स्वप्न देखती रहती हैं। लंबा छरहड़ा अंग, गोरी पतली उंगलियां, सहज उन्नत ललाट, कुछ खिंची हुई भौहें और छोटा सा पतले पतले अधरों वाला मुख साधारण कृषक बालिका से कुछ अलग अपनी छवि बता रही है। और उसकी चंपई रंग की धोती जो है उसके शरीर में घुली जा रही है। वो आकाश में निरभ्र गगन में विकसित होने वाली अपने ही मधुर आलोक से तुष्ट एक छोटी सी तारिका दिखाई दे रही है। राजकुमारी स्त्री की दृष्टि से उसे परखने लगी और रामनाथ का कहा हुआ बात, उनकी कही बातें वो मन ही मन दोहराने लगी। शैला ने फिर राजकुमारी से पूछा कि अच्छा बहन, तुम कहीं आती जाती नहीं हो, कैसे तुम्हारा मन लगता है घर में, अकेले कैसे रह पाती हो, तुम कहो तो मैं ही तुम्हारे यहाँ आया करूं, तुम्हारा मन कैसे लगता है? तो राजकुमारी उसको बोलती हैं कि मन लगने की क्या बात है, कैसे रहने की क्या बात है, घर के कामों से फुर्सत हो तो ये सब समझ में आए। और पहले तो ये तितली भी मधुबन के साथ खेलने आ जाया करती थी, अब तो ये भी नहीं आती। क्यों रे, अभी तो तू शादी भी नहीं हुई, फिर तुझे इतनी लज्जा क्यों आ रही है?
तो थोड़ी सी वो तितली घबरा जाती है और पत्थर से उठकर खड़ी हो जाती है। तब तक बाबा रामनाथ भी ऊपर आ जाते हैं और बोलते हैं कि ठीक है, तो अब चलना चाहिए। और फिर राजकुमारी की तरफ देखकर कहते हैं, ठीक है बेटी, फिर किसी दिन आऊँगा। राजकुमारी ने नमस्कार किया और वह नहाने के लिए नीचे उतरी और बाबा जी का अनुसरण करते हुए शैला और तितली उनके पीछे चली। अब गंगा के शीतल जल में राजकुमारी देर तक नहाती रही और सोचती रही अपने पिछली जिंदगी के बारे में, तितली और मधुबन की गृहस्थी के बारे में। और सोचते सोचते वो सोचने लगती हैं कि जब तितली और मधुबन का ब्याह हो जाएगा तो मेरा यहाँ क्या काम रहेगा। गृहस्थी, अरे उसे तो चलाने के लिए तितली आ ही जाएगी। तितली बड़ी सुंदर है, मधुबन भी बड़ा प्रसन्न होगा, और मैं, ठीक है, तो मैं तीर्थ यात्रा करने चली जाऊंगी। ये सब बातें वो अपने मन में सोच रही है कि मैं तीर्थ यात्रा के लिए चली जाऊंगी। फिर तीर्थ यात्रा के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। तो वो सोचती, करे पैसे की क्या है, जब मैं बाहर ही निकलूंगी तो कहीं भी भिक्षा मांगकर और मजूरी करके अपना पेट पाल लूंगी। ये सोचते सोचते उसके मन में ये ख्याल आता है कि लेकिन आज अचानक से चौबे कैसे आ गए। और उसके हृदय में एक अनुभूति होती है जिसे स्वयं स्पष्ट समझ नहीं पा रही है। एक विकट हलचल होती है और वह जैसे उन चपल लहरों में झूमने लगती है। इतने में रामदीन की नानी आवाज़ देती है कि चलो मालकिन, अभी रसोई का सारा काम पड़ा हुआ है और मधुबन बाबू आते होंगे। राजकुमारी जल से बाहर खींचती हुई निकलती है और बड़े ही मन में चंचलता का अनुभव कर रही है और उसे ऐसा लग रहा है कि चौबे आने वाला है, तो ऐसा ना हो कि वो आकर लौट जाए। मतलब चौबे से मिलने के लिए वो भी उत्सुक हो रही है और जल से निकलते ही घर पहुंचने के लिए व्यग्र हो उठती है। घर आती है। शेरकोट में पहुंचकर उसने अपनी चंचल मनोवृत्ति को भरपूर दबाने की कोशिश की है। कुछ अंश तक वो सफल भी हुई, पर अब भी चौबे की राह देख रही है। और चौबे की राह देखते देखते वो घर में सारी चीज़ों को देख रही है कि कुछ खाने योग्य हो तो चौबे जी के लिए बनाकर रखी जाए। लेकिन उसे कुछ भी मिलता नहीं, तो वो खींचती है और खींचते हुए वह क्रोध में आ जाती है। क्रोध उसका उबल पड़ता है और वो पागल होकर बोलती है कि यह भी कोई जीवन है। इतने में चौबे आ जाता है, पूछता है, क्या है भाभी, मैं आ गया, कहते हुए चौबे घर में प्रवेश कर जाता है। राजकुमारी घूंघट खींचते हुए काठ की चौकी दिखाकर बैठने का इशारा करती है और पूछती है कि आपके लिए कुछ बनाऊं। चौबे जी बोलते हैं, नहीं नहीं, तहसीलदार के यहाँ कुछ देर ठहर जाना पड़ा और उन्होंने बिना कुछ खाए आने नहीं दिया। सो भाभी आज तो क्षमा करो, फिर किसी दिन आऊँगा और कुछ खा कर जाऊँगा। ये बातें हो ही रही हैं तो राजकुमारी पूछती है कि और इतने में चौबे जो है वो फिर पूछता है कि और बताइए भाभी, क्या समाचार है। राजकुमारी बोलती है कि कहने को तो कुछ है नहीं, जो भी था वो तो भूल चुकी हूँ। तो चौबे जी बताते हैं, अब उनको अपनी कहानी बताते हैं, अपनी दुखड़ा सुनाते हैं अपना वो, और बोलते हैं कि भाभी मैं बड़ा अभागा हूँ, मैं तो घर से निकला जाकर कष्टमय जीवन ही बिता रहा हूँ। तुम्हारे चले जाने के बाद जो कुछ थोड़ा बहुत ज़मीन बचा था उसको बेचकर बड़े भाई की शादी हुई और उसके बाद घर में कुछ खाने को भी न रहता था। तो परेशान होकर, व्यग्र होकर मैं वहाँ से कलकत्ता निकला और किसी तरह एक थिएटर में दरबानी करने लगा और उसके साथ शहर शहर घूमने लगा। रसोई भी बनाता रहा। उसके साथ रहते हुए मैंने हारमोनियम भी सीख लिया। एक दिन बनारस में जब हमारी कंपनी खेल कर रही थी तो राजा साहब से भेंट हो गई और जब उन्हें सब हाल मालूम हुआ तो उन्होंने कहा, तुम चलो मेरे साथ और मेरे यहाँ सुख से रहना, क्यों मध्य प्रदेश में मारे मारे फिर रहे हो। तब राजा साहब के यहाँ मैं आया, वहीं दरबारी करने लगा और कभी कभी उन्हें कभी कोई अच्छी चीज़ें बनाकर खिलाता हूँ, ठंडाई बनाता हूँ, कभी बाजा सुनाता हूँ और मेरे जीवन का कोई लक्ष्य नहीं था। और इस सब उधेर बुन में, इस सब
जिंदगी के पहिए के चलते रहने के बीच में दिन बीतता गया और कभी कभी न जाने क्यों तुमको स्मरण कर लेता हूँ। राजकुमारी के नस नस में बिजली दौड़ने लगी। एक अभागे युवक का जो सब ओर से ठुकराए जाने पर भी उसको स्मरण करता था, उसका रूप उसकी आंखों के सामने विराट होकर ममता के आलोक में झलक उठा। वह तन्मय होकर सुना रहा था जैसे उसकी चेतना सहसा लौट आई। अपनी प्यास बढ़ाकर उसने पूछा, क्यों सुखदेव, मुझे क्यों याद करते थे? सुखदेव बोलता है, चौबे जी बोलते हैं, न पूछो भाभी, अपने दुख से जब ऊब कर मैं प्रदेश की किसी भी कोठरी में गांव की बातें सोचकर आह कर बैठता था, तब मुझे तुम्हारा ध्यान आता था। और तुम्हारा दुख क्या मुझसे कम है? और वाह निष्ठुर संसार, मैं कुछ कर भी नहीं पाया। अब ये बातें राजकुमारी को बड़ी पीड़ा देने लगी, चुभने लगी। तो अचानक से वो बोलते, सुखदेव बस करो, वह भूख समय पर कुछ न पाकर मर मिटी है। उसे आने से पहले वो खत्म हो चुका है। उससे जानने का कोई लाभ नहीं। मुझे भी इस संसार में कोई पूछने वाला नहीं। मैं जानती हूँ कि मुझे भी इस संसार में कोई पूछने वाला है, यह मैं नहीं जानती थी और न जानना मेरे लिए अच्छा था। तुम सुखी हो, भगवान सबका भला करे। भाभी ऐसा मत कहो। 2 दिन के जीवन में मनुष्य को यदि नहीं पूछता, स्नेह नहीं करता, तो फिर वह किस लिए उत्पन्न हुआ है? यह सत्य है कि सब ऐसे भाग्यशाली नहीं होते कि उन्हें कोई प्यार करे, पर यह तो हो ही सकता है कि वह स्वयं किसी को प्यार करे और किसी के दुख में हाथ बटाकर अपना जन्म सार्थक कर ले। सुखदेव नाटक की जैसे अभिनय कर रहा था। राजकुमारी एक लंबी सांस लेती है और सिर झुकाकर बैठी है। अब सुखदेव का जो भाव है कुछ कुछ साफ होकर सामने आना पड़ा उसको। उसकी चतुरता का भाव परास्त हो गया था। फिर वो अपने आप को संभाल कर कहने लगा, तो फिर मैं अपनी बात न कहूं? अच्छा, जैसी तुम्हारी आज्ञा। एक विशेष काम से तुम्हारे पास आया हूं, उसे सुन लोगी क्या? राजकुमारी बोलती है, तुम जो कहोगे सब सुनूंगी सुखदेव। तब अब चौबे जो है, सुखदेव जो है, वो बात छेड़ता है कि तितली को तो जानती हो? राजकुमारी बोलती है, हाँ जानती हूँ। और राजा इंद्रदेव को भी जानते हो, तहसीलदार जो हैं उनको भी जानती हो, और उसने सारा जो तुम्हारा शेरकोट का संपत्ति है उसको छीनने का प्रबंध भी कर लिया है। तो तुम एक काम कर दो, अगर ये काम कर देती हो तो 2 बातें होंगी। तो उसने पूछा कि क्या काम है भाई? तो बोलता है सुखदेव कि तितली की शादी तुम इंद्रदेव से करवा दो। राजकुमारी उसको बीच में ही रोकते हुए बोलती है, क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? और मेम क्या करेंगी? तो बोलता है, अरे उसी के कारण तो इतना करना पड़ रहा है, क्योंकि इंद्रदेव विलायत से किसी महिला को लेकर आ गया है। इस बात का प्रवाद चारों तरफ फैल गया है और इसको खत्म करने के लिए तितली से अगर शादी हो जाती है तो तुम्हारा भी संबंध अच्छा हो जाएगा, तुम भी एक पुण्य काम के भागी बन जाओगे और तुम्हारी सारी जमीन बच जाएगी। राजकुमारी निश्चित होकर सुखदेव का मुंह देखने लगती है और बहुत सी बात सोच रही होती है। और वो बोलती है कि ठीक है, किसी दूसरे दिन इस बात का उत्तर दूंगी। और चौबे उस दिन विदा हो जाता है। किंतु राजकुमारी के मन में भयानक हलचल हुई। संयम के प्रौढ़ भाव की प्राचीर के भीतर जिस चारित्र की रक्षा हुई थी, आज वह संधि खोजने लगा था। मानव हृदय की वह दुर्बलता कही जाती है, किंतु जिस प्रकार चिररोगी स्वास्थ्य की संभावना से प्रेरित होकर पलंग के नीचे पैर रखकर अपनी शक्ति की परीक्षा लेता है, ठीक उसी तरह राजकुमारी के मन में कौतूहल हुआ था। वह अपनी शक्ति को जांचने का। वह किसी अंश तक सफल भी हुई और उसी सफलता ने और भी चाट बढ़ा दी। राजकुमारी परखने लगी थी अपना स्त्री का अवलंब, जिसके सबसे बड़े उपकरण है यौवन और सौंदर्य। आत्मगौरव, चारित्र और पवित्रता तक सबकी दृष्टि तो नहीं पहुंचती। अपनी सांसारिक विभूति और संपत्ति को संभालने की आवश्यकता रखने वाले किसी प्राणी को चिंता नहीं होती, ऐसा तो नहीं होता। ये सब सोच रही है और सोचते हुए वह
हृदय में एक संतोष भी उत्पन्न हुआ महसूस करती है और सोचने लगी है कि मधुबन की गृहस्थी का बोझ उसी पर है। उसे मधुबन की कल्याण कामना के साथ उसकी व्यवहारिकता भी देखनी चाहिए। शेरकोट कैसे बचेगा और तितली से ब्याह करके दरिद्र मधुबन कैसे सुखी हो सकेगा। यदि तितली इंद्रदेव की रानी हो जाती और राजकुमारी के प्रयत्न से, तो वह कितना अच्छा होता। ये सब कुछ वो सोच रही है, अपने मन में उधेर बुन चल रही है। वो भविष्य की कल्पना से क्षण भर के लिए पागल हो उठी। सब बातों में सुखदेव की सुखद स्मृति उसकी कल्पनाओं को और भी सुंदर बनाने लगी। बुढ़िया बहुत देर तक प्रतीक्षा करती है, रामदीन की नानी, और जब देखती है कि राजकुमारी बाहर नहीं निकल रही हैं, रसोई की किसी काम करने को उन्मत्त नहीं हो रही हैं, तो वो बोलती है कि राजकुमारी, दिन ढल रहा है और मधुबन बाबू आएंगे। फिर भी राजकुमारी में कोई सुगबुगाहट नहीं देखती है, तो वो भी खींच कर घर चली जाती है और राजकुमारी अकेली पड़ जाती है। राजकुमारी बहुत सारी बातें, यही सब बातें सोचते हुए वहीं पर एक चटाई लेकर और वहीं लेट जाती है। मधुबन आता है और राजकुमारी को इस नई अवस्था में देखता है। वो सोचता है कि इतने दिनों से मैं देख रहा हूँ राजकुमारी को, लेकिन कभी तो ऐसा नहीं देखा, आज क्या है। तो वो आवाज़ देता है, राजो, पड़ी क्यों हो। बोलती कुछ भी नहीं है राजकुमारी, लेकिन जैसे सुन के भी अनसुना कर देती है और मन ही मन बड़ी विचार में है कि अच्छा, अभी मुझे क्यों उठाने की ज़रूरत हो रही, इसलिए ना कि रसोई नहीं बनी है। तो क्या मैं रसोईदारी हूँ, आज नहीं बनी ना सही। आज उसका भाव बदला बदला सा है। मधुबन दौड़कर बाहर आता है, बुढ़िया को खोजता है, रसोई में जाता है, वहाँ पे न धुआं है, न राख है, न अग्नि जलने का कोई चिन्ह उसको मिलता है। तो समझ जाता है कि आज खाना नहीं बना है, आज भोजन की कोई व्यवस्था नहीं है। फिर वो जाता है और देखता है, ढूंढते हुए उसको कुछ थोड़ा सा चबेना मिलता है। वो बैठ के खाने लगता है और फिर सोचता है कि ज़्यादा टोकने से कहीं राजकुमारी चिढ़ न जाए, तो मैं आज टोकूंगा नहीं और मैं आज यहाँ रहूँगा भी नहीं। तो वो पानी पी लेता है और वहाँ से चल देता है। अब राजकुमारी को ये भी नहीं भाता है कि मधुबन उसको सोता छोड़कर चला गया है, और वो मन ही मन सोचती है कि अभी तो ये हाल है, और जब तितली से ब्याह हो जाएगी तब मेरी क्या स्थिति होगी। विरोध कभी कभी बड़े मनोरंजक रूप में मनुष्य के पास धीरे से आता है और अपनी काल्पनिक सृष्टि में मनुष्य को अपना समर्थन करने के लिए बाध्य करता है, अवसर देता है, प्रमाण ढूंढ लाता है, और फिर आंखों में लाली, मन में घृणा, लड़ने का उन्माद और उसका सुख सब अपने अपने कोनों से निकलकर उसमें हाँ में हाँ मिलाने लगते हैं। गोधूली आती है, अंधकार आता है, दूर दूर झोपड़ियों में दिए जल उठते हैं, शेरकोट का खंडहर भी साए साए करने लगता है। किंतु राजकुमारी आज उठने को तैयार नहीं है, वो उठती नहीं है, और वो चाहती है कि आज मेरे चारों ओर अंधकार ही अंधकार फैल जाए। क्यों? क्योंकि वो अपने मन के अंदर बहुत सी चीज़ें, बहुत सी बातें सोच रही है, और उसके प्रकाश से वो अपने आप को उज्जवल करने की कोशिश कर रही है। तो आज उसे अंधकार बहुत अच्छा लगता है और वो उसी अवस्था में पड़ी हुई है। कहानी का अगला पार्ट लेकर मैं फिर उपस्थित होंगी, लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूँगी कि मुझे किस चीज़ ने इन 2 अध्यायों के अंदर थोड़ा सा सोचने पर मजबूर किया या जोड़ दिया उसने मुझे अपने आप से। राजकुमारी जब अपने अतीत में जाती है तो उसका कष्ट, जो वो सोच रही है कि पुरानी ज़िंदगी में, अपनी पिछली ज़िंदगी में उसकी जो कष्ट और निराशा का समय था, कैसे उसने गालियों के साथ बिताया है, कैसे लोगों की अट्टहास को उसने सहा है, ये चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा अंदर तक हिला गई। और दूसरी बात कि तितली के यौवन को वो जिस तरह से एक महिला होते हुए परखती है अपने भाई के लिए, वो भी मेरे मन को बहुत छू गया। तो मैं बहुत भाग्यवान समझती हूँ अपने आप को कि मैं
जयशंकर प्रसाद महोदय की पुस्तक को पढ़ पा रही हूँ और आप लोगों तक पहुँचा पा रही हूँ। बहुत जल्दी ही इस कहानी के अगले भाग को लेकर फिर उपस्थित होंगी। तब तक के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।